सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जो कि 31 मई को होना था वो मुलतवी हो गया है और ये इजलास अब 1 जून को होगा और इस इजलास में फैसला किया जाएगा कि लॉकडाउन में नरमी करनी है या सख्ती। साथ साथ इस इजलास में कोरोना के हवाले से जो इकदाम किए गए हैं उन पर भी गौर होगा। देखा जाए तो मुल्क में इस वक्त वैसे नाम का ही लॉकडाउन रह गया है क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो तो ओपन हैं और लोग अपनी ज़िंदगी उसी तरह से गुजार रहे हैं। और ईद के दिनों में हमने देखा था कि कोरोना केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। अब क्या फैसला होगा 1 जून को और तमाम सूबे इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग की जा रही है, आपको क्लिप दिखाते हैं। एक जानिब मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं तमाम सूबों में लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। लगारी साहब, वही वाली बात है जो हम बार बार कर रहे हैं कि उस तरह का लॉकडाउन क्यों नहीं किया जाता जैसा शुरू में किया गया था। उस वक्त तो शरह अमवात भी कम थी और केसेस भी कम थे। देखें, केसेस बढ़े हैं उस वक्त से जब से लॉकडाउन को नर्म किया गया है। ईद से पहले एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कोई भी हुकूमत सूबाई या वफाकी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी और पसे पुश्त नहीं डाल सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ओन किया गया, ओनरशिप दी गई और वो उन पर अमल किया गया है। और वो यही कहेंगे कि सूरत हाल कुछ भी हो जाए तो हुकूमतें तो यही कहेंगी कि जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से हम कैसे उनको नज़रअंदाज कर सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि 24 घंटे के लिए खोल दिए जाएँ। तो ये सारा कुछ हुआ था। तो ये जो है इससे केस बढ़े हैं। और जब ये फ़ैसला आया था तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि नहीं, ये फ़ैसला इस तरह से नहीं होना चाहिए था और एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास ही होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के ये नहीं है जुरिस्डिक्शन कि वो एग्जीक्यूटिव के मामलात में या पार्लियामेंट के मामलात में वो जाए। सही। बहरहाल मुल्क का मुक़्तदर इदारा है, काबिल एहतराम इदारा है और उसके अंदर बैठे हुए जज साहिबान बिल्कुल अपने कानूनी और आइनी महारत में उनका कोई सानी नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये कोरोना जो है अगर बढ़ा है तो उसका एक सबब ये भी है। और दूसरा ये कि कोरोना के केसेस में इजाफा भी हो रहा है और अब इस रीजन के अंदर जो कम अमवात हम देख रहे थे, अगरचे बंगाल में हमसे कम अमवात हैं लेकिन फिर भी इंडिया के मुकाबले में हमारे यहाँ अमवात कम थी, लेकिन अब अमवात की शरह भी बढ़ने लगी है और अब वो भी 1300 से ऊपर चली गई हैं अमवात भी। तो हमें खदशात मौजूद हैं। अगर ये 60,000 से ऊपर चले गए हैं, अगर ये 70,000, 80,000 या 1 लाख की तरफ जाते हैं और यकीनन जाएंगे, आप रोक नहीं सकते हैं। तो नहीं फिर रोक आपको सकते क्योंकि लगारी साहब पंजाब में हमने देखा था कि लॉकडाउन वैसे भी इतना सख्त हुआ नहीं था जितना सिंध में हुआ। पंजाब में अब रेस्टोरेंट्स खोलने की तैयारियां भी की जा रही हैं, तो इससे तो मजीद नुकसान होगा। रेस्टोरेंट्स क्यों खोल रहे हैं, बंद रहने दें। नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ सोचा जा रहा है। हुकूमत तो बहुत ज़्यादा, वफाकी हुकूमत ने एक तो ये कि शुरू से ही इसको लॉकडाउन को ओनरशिप नहीं दी थी। उनका कभी भी ये मंशा नहीं थी कि लॉकडाउन हो। फिर वफाक के ज़ेर असर जो सूबाई हुकूमतें थीं उन्होंने भी बड़ी हद तक वफाक की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाया था और उन्होंने भी इस तरह से अमल नहीं किया था कि जो अगर लोगों की जान और माल को देखा जाए, ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगियों को देखा जाए, तो शायद उन्हें सख्त लॉकडाउन करना पड़ता है। इस तरफ कम ध्यान दिया गया है। और अब तो सयाहत का शोबा अगर खुलता है तो फिर तो नई चीज़ें होंगी, इसलिए कि जो आप गर्म तरीन मौसम से सर्द मौसम की तरफ जाएंगे तो मौसम की तब्दीली से उसका जो एलिमेंट है कोरोना का, जो वो वायरस है, वो उसका असर बढ़ेगा। इसलिए कि मौसम की तब्दीली से नज़ला ज़ुकाम तो वैसे ही होता है। और फिर वो बड़ा आसान शिकार होगा कोरोना का। जो भी उधर जा रहे होंगे, जो सयाहत की तरफ जाएंगे शायद
इससे ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। ठीक है नाज़रीन, अपने अगले क्लिप की जानिब बढ़ेंगे। यौम तकदीर बात करेंगे जो कि हर साल 28 मई को मनाया जाता है। ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा था। लेकिन हमने देखा कि 28 मई को तमाम जो पार्टीज थी उन्होंने यौम तकबीर का क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन इसका असल क्रेडिट किसको जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने एटमी तजुर्बात करके मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। लगारी साहब, ये एक अजीम दिन है और इस अजीम दिन के मौके पर भी हम हर चीज़ सियासत की नज़र कर देते हैं। हमने इस दिन को भी सियासत की नज़र कर दिया। अच्छा, अजीम दिन था, हमने अजीम दिन के समरात क्या उठाए। आप एटमी कुव्वत बन गए जी। एटमी कुव्वत बन जाने के बाद आपको अपने डिफेंस में जाना ये था कि आप कन्वेंशनल अपने उससे मिनेशन से आपने शिफ्ट होना था और वहाँ पर आपको रिड्यूस होना था ताकि बहुत सा खर्चा बचाकर हम ले जाते आम सोशल सर्विसेज की तरफ। तो वो तो हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि इंडिया की तरफ से हमेशा मुस्तकिल हमें खदशात रहे। तो रहा ये कि जनाब ये किन हालात में हुआ और क्यों हुआ। अगर पोखरान में इंदिरा गांधी पहला धमाका न करती और इंडिया का एटमी ताकत होने का ऐलान न करती तो ये सूरत हाल न पैदा होती और उसके वजह से भुट्टो साहब को जाना पड़ा। फिर जाहिर है ये बात तो सारी दुनिया को पता है, जब भुट्टो साहब ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया था एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का, तो उस एग्रीमेंट को टर्न डाउन कराने के लिए अमेरिका ने इतना प्रेशर डाला था उनके ऊपर और उन्होंने नहीं माना था, जिसके नतीजे में फिर ये पीएनए की मूवमेंट चली। फिर पीएनए की मूवमेंट के नतीजे में मार्शल लॉ लगा। फिर मार्शल लॉ के नतीजे में एक बात हुई है कि जब एक बात तय हो गई थी कि हमने ये ताकत हासिल करनी है, हमने एटमी सलाहियत हासिल करनी है और हमने एटमी कुव्वत बनना है, तो फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बैकआउट नहीं किया। अच्छा, अगरचे वो मुआहदा कैंसिल हुआ था और फ्रांस के साथ एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा मनसूख हुआ था, इसलिए कि पाकिस्तान के अपने वसाइल से हमारे जो है वो हमें इनरिच्ड यूरेनियम मिलने लगा था। हमारे बहुत से पाकिस्तान के इलाके ऐसे थे और हैं जहां पर हमारे पास जो यूरेनियम की वाफिर मिकदार मौजूद है और हमारे लिए वो सैनिटरी फ्यूज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आगे बढ़ता गया हमारा मामला। और बहरहाल एटमी प्रोग्राम के बानी तो भुट्टो साहब हैं, बिल्कुल ऐसा। और पहला क्रेडिट उन्हीं का है और मेरे ख्याल में आखिरी क्रेडिट भी उन्हीं का है। और जरा धमाका, तो धमाके के बारे में फारूक लगारी ने लाहौर के एक होटल में अपनी एक जमात बनाई थी, मिल्लत पार्टी, उसके इनॉग्रल तकरीर में कहा था कि नवाज शरीफ ने इसलिए धमाका किया कि मजीद निज़ामी ने उनसे कहा था कि धमाका करो वरना तुम्हारा धमाका हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने धमाका लेकिन लगाई साहब, आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया, उनकी खिदमात को तो हम फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान अगर आज एटमी ताकत ना होता तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो कैसे होते? जाहिर है डिटरेंट तो बहुत ज़रूरी है। इंडिया एटमी ताकत है तो हमें भी एटमी ताकत होना चाहिए था, ये मसला था। इसलिए कि दो मुल्कों का वजूद में आना एक किसी मुल्क से, एक तो पहली बात ये कंसेप्ट मैं नहीं मानता हूँ कि इंडिया हमेशा एक मुल्क रहा है। ये जो इंडस वैली है ना, इसकी हमने अगर रूह को समझना है वो ये कि मानसरोवर झील से लेकर आप लद्दाख से बाहर निकले हैं, लद्दाख चीन के पास है, लद्दाख का कुछ इलाका इंडिया के पास है, जबकि वो हमारा इलाका है जो इंडिया के पास है। और उसके बाद आप दरियाए सिंध के साथ साथ चले आए, वो पूरी तहजीब एक ही है, लोग एक हैं, यहाँ पर हुकूमत एक रही है या इंडिया के मरकज़ से अलग हुकूमतें रही हैं और वो बनती भी रही हैं। और हुकूमतें कौन सा जायज़ तरीके से बनी हैं या कौन से अवामी प्रेशर से बनी हैं? हुकूमतें तो कब्ज़ागिरों की जाकर हुकूमतें बनती रही हैं। जो आता था इधर से वहाँ दुरानी आ गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, इधर से जो है वो सिख आ गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह मुख्तलिफ अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, डच आ गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, फ्रांसीसी है उन्होंने कर लिया। फ्रांसीसी जनरल जो हैं वो लड़ते रहे, इटली के जनरल लड़ते रहे, रंजीत सिंह की तरफ से कब्ज़ागिरी होती रही है, मुल्तान तक और डीजी खान तक और कोट मिठान तक चले आए थे। तो जाहिर है कि एक अलग एंटिटी रही हैं ये इलाके जो पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान एक तारीखी इकाई है, पाकिस्तान एक तारीखी वहदत है, इंडिया का हमेशा हिस्सा नहीं रहा है, हमें इस बात को समझना। लेकिन इंडिया तो इस गुमान में है ना कि ये हमारा हिस्सा रहा है, अगरचे तारीखी एतवार से ये दुरुस्त नहीं है, तहजीबी एतवार से दुरुस्त नहीं है, सकाफती एतवार से दुरुस्त नहीं है। हमेशा
पाकिस्तान एक अलग एंटिटी रही है जो इंडिया से अलग रही है, लेकिन इंडिया के दावे की वजह से अब हमारे पास, उसके पास अगर बम है तो हमारे पास भी बम है। अगर उसको ये खतरा, वो ये समझता है कि मैं पाकिस्तान को आंखें दिखा सकता हूं, तो हम भी उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, पिछले जुमे को तारीख का इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया था। प्लेन क्रैश हो गया था और सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे जो कि मौज़ाना तौर पर बच गए थे। बचने वालों में जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं, वो इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। 2 खुशनसीब लोगों में से एक हैं जो मौज़ाना तौर पर बच गए थे। लगारी साहब, इस तरह के हादसा माजी में भी पेश आते रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है? तो ये है कि जिम्मेदारी का तयन करना ये उन इदारों का काम होता है जो इन्वेस्टिगेट करते हैं और तमाम मामलात के अंदर उनकी तमाम बारीकियों को अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो 2 ठोस एविडेंसेस मौजूद हैं जो अंदर के हालात से पूरी तरह वाकिफ़ थे, उन्हें अंदाज़ा था। जिस तरह उन्होंने बताया कि लैंड कर चुका था, झटके लगे हैं, क्या ये बेली लैंडिंग हो सकती थी जिस तरह से उसने लैंड किया था? क्या इस तरह से जहाज़ को और उसके अंदर मौजूद लोगों को बचाया जा सकता था? अगर ऐसा था तो उसको, उन लोगों को बचाया जाना चाहिए था और जहाज़ को बचाया जाना चाहिए था। अगर जहाज़ ना भी बच पाता तो कम अज़ कम अगर सवारियां बच पाती, उसके अंदर जो लोग थे वो बच पाते, तो ये एक बड़ी बात थी। लेकिन अगर ये फैसला हुआ आज खुद किया पायलट ने या पायलट ने किसी हिदायत पर किया है, तो ये भी पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में कि वो फिर वापस उड़कर 10-15 मिनट तक हवा में रहा है और 10-15 मिनट के बाद उसने फैसला किया कि मुझे ऐसी जगह पर लैंड करना है जहाँ पर ये सब कुछ ना हो। तो बदकिस्मती है इसलिए कि अगर 1 मिनट और अगर उसके अंदर सकत होती और चल पाता और वो फिर लैंडिंग की तरफ जाता, तो फिर वो स्टेप पर आ सकता था। वो स्टेप पर नहीं पहुँचा है, क्यों नहीं पहुँचा है? तो ये सूरत हाल तो बता सकते हैं जो पंजाब बैंक के CEO हैं या ये थे ज़ुबैर साहब थे, इनको सही सूरत हाल का पता होगा और या इन्वेस्टिगेशन करने वाले इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हुआ था, असल में एक्चुअली क्या हुआ था। नाज़रीन, किसी भी शोबे में काम सफ़र आसान नहीं होता, चाहे वो कोई सियासतदान हो या आम आदमी। शेख रशीद साहब की कामयाबी का सफ़र कितना मुश्किल और दुश्वार गुजार था, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि मेहनत और जिद्दोजहद से इंसान एक कामयाब इंसान बन सकता है, शॉर्टकट यूज़ नहीं करना चाहिए और नौजवानों को उन्होंने ये तलकीन की है। लेकिन लगारी साहब, आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि सिफारिश के बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती, स्पेशली अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें, तो फिर नौजवान क्या करें? एक तो ये कि शेख साहब के ज़माने में इनका किस्मत का दौर था कि सियासत ख़त्म हो चुकी थी, सियासी पार्टियाँ बैन हो चुकी थीं, किसी सियासी पार्टी को काम करने की इजाज़त नहीं थी, पार्टियां डिफंड थीं। अच्छा। उस दौरान में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के नतीजे में जो है ये चेयरमैन मुंतखब हो गए थे और क्योंकि सियासी जमातें हिस्सा नहीं ले रही थीं, ये मुंतखब हो गए थे, इसलिए इनका एक लॉटरी खुल गई थी और ये उस सफ़ में आ गए थे सियासतदानों की और ये रावलपिंडी के चेयरमैन मुंतखब हो गए थे। इसलिए कि शेख साहब शेख फैमिली से थे और शेख फैमिली वहाँ पर अच्छे खासे कारोबार में होती है। तो बात ये है कि नौजवान नस्ल के लिए इन्होंने तो कोई दरवाज़ा अब तक नहीं खोला है। हुकूमत ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो नौजवानों ने बड़ी उम्मीदें लगा ली थी। नौजवान दिन रात एक कर रहे थे, नौजवान चाह रहे थे कि जनाब इमरान खान आए और हमारे लिए रोज़गार के दरवाज़े खुलें। इमरान खान आए तो रोज़गार के दरवाजे नहीं खुले, बल्कि कई लोगों पर रोज़गार के दरवाजे बंद हुए। तो ये अलमिया रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का पोटेंशल है, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी अवामी लीडरशिप की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के पोटेंशल को, वो जो यूथ का पोटेंशल हो या हमारा अपने वसाइल का पोटेंशल हो, उस पोटेंशल को प्रॉपर यूज़ करे तो पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जा सकता है। हमें अपने नौजवानों पर भरोसा करना होगा, टेक्नोलॉजी यही लेकर आएंगे। हमारे दुनिया भर में हमारे बच्चे फैले हुए हैं जो महारत रखते हैं, लेकिन एक लीडरशिप ऐसी पाकिस्तान में आना ज़रूरी है जो पाकिस्तान के पोटेंशियल को, असल जौहर को वो समझे और उसे इस्तेमाल में लाए। बिल्कुल ऐसा है। और नाज़रीन, अब हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। जब हम वापस आएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से कोरोना की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना से एक दिन में 78 अफराद हलाक हो चुके हैं और मजमूई तौर पर जो हलाकतों की तादाद है वो 1395 हो गई है। 24 घंटों में 2429 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौमी राब्ता कमेटी का जो इजलास था वो 31 मई को होना था, लेकिन अब वो 1 जून को हो रहा है। जो डेट दी गई थी नरमी या सख्ती के हवाले से, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नदीम अफजल चंद साहब, आपने की अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का पुरजोर मुतालिबा मान लिया गया है। लगारी साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अब खुल जाएगी, इसको खुशखबरी समझा जाए या फिर खतरे की घंटी? देखिए, ये बात तो सही है कि लोग परेशान थे, ये बात तो सही है कि नकलो हरकत नहीं हो रही थी, ये बात सही है कि हर आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं है। मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत अजियत है कि मेरा एक दोस्त, ज़ाती दोस्त और बहुत बड़ा फ़नकार, सरायकी का बड़ा गुलकार था, उसको कोई बस नहीं मिली। ज़ाहिर उसने यहाँ पहुँचना था, कराची ही पहुँचना था, और जब वो वहाँ से रवाना हुआ भावलपुर से यहाँ पहुँचने तक वो बाइक पर चला और हैदराबाद में एक्सीडेंट का शिकार हुआ, और एक्सीडेंट में ही वो उसकी वफ़ात हो गई। तो इसलिए कि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अगर ट्रांसपोर्ट अगर चलती है तो अगर हम वो नहीं करते हैं, अगर हम SOPs को नहीं देखते हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर सारे के सारे फरीद नवाज दाहिर हो जाएंगे। हमारा फरीद नवाज जो है वो वहाँ शिकार हुआ एक्सीडेंट का, फिर यहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही होंगी उसके अंदर जो लोग मौजूद होंगे, अगर वो नहीं ख्याल कर रहे हैं, अगर वो सीटें इस तरह से सफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हुए हैं, वहाँ एक भी कोरोना का अगर कोई पॉजिटिव केस है तो बाकी जो बैठे हुए हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इस बात का ज़रूर ख्याल। जाहिर है कि मुश्किल होगा ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी, मुश्किल होगा सफ़र करने वालों के लिए भी, लेकिन बहरहाल अगर आपने कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारना है तो मर कर नहीं ज़िंदगी गुजारनी है। ना अपने बच्चों को, ना फैमिली को, ना दोस्तों को खतरे में नहीं डालना है। हम इसका देख चुके हैं कि अगर इसका कोरोना से लो होता है। कल 4 डॉक्टर यार एक साथ चले गए हैं, और उसमें से डॉक्टर सना फातिमा एक बिल्कुल यंग डॉक्टर जिसने बड़ी कमाल से महारत हासिल की थी, और वो उन्होंने आला उसकी वो की थी, तरबियत हासिल की हुई थी, वो बेचारी चली गई और वो इसका निशाना बनी है। तो अगर ये सूरत हाल है, अगर हमारे मसीहा जो है वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, तो हमें भी तो यह देखना होगा। बिल्कुल ऐसा। और हमें SOPs पर, हमें अगर जिंदा रहना है तो ऐसे SOPs पर अमल करना होगा। लगाई साहब, बात करते हैं लद्दाख में गैर कानूनी तहारत को लेने के देने पड़ गए। हमने देखा 25 और 26 मई को चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। लगाई साहब, भारत का मसला क्या है? ना वो खुद सुकून से रहता है, ना अपने हमसायों को रहने देता है। देखें, सारी दुनिया जानती है कि भारत के बारे में, हमें लद्दाख जो है वो हिस्सा है ना जी, लद्दाख, कश्मीर वादी और जम्मू, ये सारे का सारी एक वहदत थी जिसको इंडिया ने तकसीम कर दिया। लद्दाख को अलग सूबा बना दिया, कश्मीर को अलग सूबा बना दिया, जम्मू को अलग बना दिया, और उसको मरकज़ के मातहत दे दिया, उसकी अपनी सूबाई हैसियत ख़त्म कर दी, उसमें आर्टिकल 370 जो है उसको अमल किया, उससे लद्दाख की पोजीशन ही ख़त्म हो गई है ना। अब और ये कि वहाँ पर अपनी आबादियाँ बसाने की कोशिश कर रहा है, या अगर वहाँ पर तामीरात कर रहा था तो उसको पता नहीं है कि भाई चीन इस पर दावे का हक रखता है, पाकिस्तान इस पर दावे का हक रखता है, हमारा भी उसके ऊपर दावा है। हम भी कहते हैं कि लद्दाख हमारा हिस्सा है, हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम ये कहते हैं कि जम्मू हमारा हिस्सा है। तो अगर इंडिया इस तरह से करता है तो फिर उसको खमियाजा तो भुगतना होगा। अब नतीजा ये हुआ कि चीन ने उसकी गोशमाली की, ये जैसा कान खींचना होता है ना, बच्चे अगर करते हैं तो वालिदैन गोशमाली करते हैं, चीन ने इसकी गोशमाली की है,
और वहाँ पर जो चीन के सफ़ीर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सरहदी तनाज़ा है उसको आम ताल्लुकात पर असरअंदाज न होने दिया जाए। लेकिन भारत वो मुल्क ही नहीं है ना कि जो हर चीज़ को तबाह करने के चक्कर में नहीं होता, अपने ताल्लुकात को भी बर्बाद करने के चक्कर में रहता है। और उसने बात का ख्याल रखा। फरखाबंद का मामला था बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका का मामला था तमिल टाइगर्स के साथ, पाकिस्तान के साथ मामला है कश्मीर और गिलगित, कश्मीर और जम्मू और जो है लद्दाख के मामले पर, नेपाल के साथ मामला है। नेपाल इतना सख्त नाराज़ है, नेपाल के अवाम इंडिया को अपने लिए दुश्मन नंबर 1 समझते हैं। वहाँ ये हाल है। खुद इंडिया के अंदर लोग जो हैं, नहीं सिक्किम पर कब्जा किया था, ये सारे लोग उससे नाराज़ हैं और लोग उसके अपने अंदर लोग मुतमैन नहीं है। 10-11 रियासतों में 12 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, तो इंडिया को ये सब कोई नजर नहीं आ रहा। लगाई साहब, पाक फौज ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और ड्रोन मार गिराया था। ये 2-3 दिन पहले भी हुआ था और कल फिर से ये हुआ है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, यहाँ पर भी भारत यही है। अब ये इसको अपने ड्रोन उड़ाकर हमारे इलाकों में भेजने की कौन सी इसको जरूरत पड़ी थी? यानी आप इंडिया को ये समझ नहीं आता है कि एक तरफ वो चीन के साथ महाजराई कर रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ, तीसरी तरफ श्रीलंका के साथ, चौथी तरफ पाकिस्तान के साथ, और उधर जो है वो बर्मा के साथ क्या हुआ कि बर्मा से लोग बेचारे लुटे पिटे हैं, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो इंडिया जो है एक जहन्नुम है अक़लियतों के लिए, इंडिया जहन्नुम है निचली ज़ात के लोगों के लिए, इंडिया जहन्नुम है तमाम उन रियासतों के लिए जो उसके अंदर शामिल हैं, जो जबरी तौर पर खालिसतन जुल्म की बुनियाद पर उसके अंदर शामिल हैं। सबको अपने बका की सूरत हाल दरपेश है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। मुसलमान अक़लियतें 25 करोड़ मुसलमान को ये निकालना चाहते हैं। भाई तुम क्या करना चाहते हो? ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब आज के लिए। प्रोग्राम से इतना ही। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।